तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। बचपन से आप सबने सुना होगा, मैंने भी सुना है, कई बार मुहावरों में इस्तेमाल होता था, टाटा की औलाद, बाटा की औलाद। अब आजकल अंबानी अडानी नया नाम जुड़ गया है। मुझे लगता है ये वो दो शब्द हैं, टाटा और बाटा, जो शायद हर हिंदुस्तानी के ज़ुबान पर कभी न कभी आया। घर घर में जाना जाने वाला ये नाम है। टाटा के बारे में तो लगभग हम सभी जानते हैं। बाटा के बारे में आप कितना जानते हैं और बाटा की कहानी क्या है, आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने ये फरमाइश की थी। और जब फरमाइश के बाद मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और स्टडी की, तो मैं खुद भी थोड़ा सा अपने आप को मैंने सुधारा। और पहले मेरे यही था दिमाग में कि बाटा एक हिंदुस्तानी कंपनी है, बाटा का मालिक हिंदुस्तानी है, जैसे टाटा है, अडानी है, अंबानी है। लेकिन ये गलतफहमी दूर हुई। पता चला कि बाटा इंडियन है ही नहीं। लेकिन शायद बाटा के अलावा और कोई ऐसी कंपनी या ऐसा कोई नाम नहीं है इस देश में जो इतना ज़्यादा जिसके साथ हिंदुस्तानियत हो, ऐसा लगे कि ये अपना है, अपने ही देश का है, अपने ही देशवासी का है। हम में से हर शख्स बाटा के साथ अपने आप को रिलेट करता है और हम में से हर शख्स ने कभी न कभी बाटा के जूता, चप्पल, सैंडल ज़रूर पहने होंगे। तो आज कहानी उसी बाटा की है जिसको लेके एक गलतफहमी थी कि ये हिंदुस्तानी है। लेकिन एक विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आकर एकदम हिंदुस्तानी हो गई और लोगों ने उसको एक हिंदुस्तानी प्रोडक्ट के तौर पर ही लिया। ये किसी भी कंपनी की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और शायद बाटा इसी वजह से इतना कामयाब, इतनी सक्सेसफुल रही। बाटा की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। बाटा जब शुरुआत हुई थी तो जिस देश में हुई वहाँ दिवालिया हो गई, और दिवालिया होने के बाद हिंदुस्तान आती है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान और अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में जिस तरीके से बाटा ने अपना दबदबा कायम किया और उसके बाद हिंदुस्तान में सस्ते जूते चप्पल का एक नया चलन शुरू किया। यही वजह है कि इसकी लोकप्रियता बेहद बढ़ी थी। बाटा की कहानी शुरू होती है चेकोस्लोवाकिया से। जी हाँ, बाटा असल में एक चेकोस्लोवाकियन कंपनी है, क्योंकि बाटा का जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो चेकोस्लोवाकिया के थे। चेकोस्लोवाकिया में एक जगह है ज़िलिन। इसी ज़िलिन में एक शख्स रहते थे, थॉमस बाटा। थॉमस बाटा के परिवार वालों की जो हालत थी वो बेहद गरीब, बड़ी मुश्किल से परिवार पलता था। ये लोग जूते और चप्पल छोटे मोटे यूं ही बनाया करते थे और उससे गुजर बसर किया करते थे। थॉमस बाटा के एक तरह से ये ख़ानदानी पेशा था, छोटे मोटे पैमाने पे जूता चप्पल बनाना, इसी चेकोस्लोवाकिया के ज़िलिन शहर में। जब थॉमस बाटा थोड़े बड़े हुए तो 24 अगस्त 1894, 24 अगस्त 1894 में उन्होंने दरअसल पहली बार बाटा कंपनी की शुरुआत की। चूँकि उनका नाम थॉमस बाटा था तो इसलिए बाटा इस कंपनी का नाम पड़ा। और इन्होंने क्या किया कि इसी ज़िलिन, छोटे से जो शहर है, उसमें अपने कुछ लोगों के साथ 2 कमरे जो घर के थे, उन 2 कमरों से एक तरह से बाटा कंपनी की शुरुआत की। वहाँ पे जूते और चप्पल, ख़ासतौर पर उस वक्त जूते जो है वो बनाने शुरू किए। सिर्फ 2 कमरे, और वो भी किराए पर लेकर। उसी कमरे के आसपास इनका परिवार रहता था और जैसा शुरू में बताया कि बेहद गरीब। तो 2 कमरे से शुरू किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजर बसर तब भी हो रहा था। लेकिन थॉमस बाटा की ये ज़िद थी कि उन्हें कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। थोड़े समय के बाद जब ये 2 कमरा किराए पर लिया और फिर उन्होंने अपनी माँ से, माँ इनकी तैयार नहीं थी कि कुछ पैसे लगाए जाए, जिसमें कुछ इनकम तो है नहीं। कई बार पहले भी परिवार ने कोशिश की थी, फ़ायदा हुआ नहीं। बट थॉमस बाटा ने अपनी माँ को बड़ा कन्विंस किया, समझाया और कहा कि अगर वो इजाज़त दें और उसने इसमें अपनी रजामंदी दें और कुछ पैसों से मदद करें जो उन्होंने जोड़ कर रखे हैं, तो शायद आगे चल के अच्छे दिन आएंगे। खैर, माँ तैयार हो गई। इसके बाद किसी तरह से इधर उधर से थॉमस बाटा ने कुल $320, $320 जस्ट, इसका इंतज़ाम किया। और इस पैसों से उन्होंने उस वक्त 2 सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीदी, इसके बाद कुछ कच्चा माल ख़रीदा और किसी तरीके से 2 किराए के कमरे में इस बाटा कंपनी की शुरुआत की।
शुरुआत ठीक ठाक नहीं हुई, पैसे लगभग डूब रहे थे, इनकम हो नहीं रहा था। लेकिन फिर हिम्मत नहीं आ रही, थोड़ा वक्त गुजरा। चूँकि जिस तरीके से वो जूते बनाते थे उसके दाम बड़े सस्ते और कम रखे, धीरे धीरे लोगों को जो है उसकी जूते की आदत हो गई, उन्हें लगा कि ये बेहद सस्ता है। तब लोगों में उस ज़िले कस्बे के आसपास थॉमस बाटा के जूते की थोड़ी सी पहचान शुरू हो गई बननी। और इसके बाद इसी के साथ इनका थोड़ा सा काम भी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। बीच में एक वक्त ऐसा है कि ये 2 कमरे उनके लिए कम पड़ गए क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर उन्होंने कारोबार बढ़ाने के लिए और कर्ज़ लिया, बड़ी जगह ली और उसके बाद बिज़नेस शुरू किया इसको बड़ा करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से जब और कर्ज़ लिया, बिज़नेस को बढ़ाया, तो हालात ऐसे हुए कि मुनाफा नहीं हो रहा था क्योंकि मार्जिन भी कम रखकर बेच रहे थे। धीरे धीरे ये हुआ कि वो धंधा चला नहीं और कर्जदारों का तकाजा बढ़ने लगा और आखिरकार उनका व्यापार ठप हो गया और एक तरह से उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो जब उनकी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया, थॉमस बाटा बड़े इससे अफसोस में चले गए। कर्ज भी सर पे था। फिर उन्होंने कहा अब क्या करें। तो अपने 3 वफादार दोस्त और जो मुलाजिम उनके साथ मिलकर काम करते थे एक तरह से उन 3 दोस्तों को लेकर थॉमस बाटा ने चेकोस्लोवाकिया छोड़ने का फैसला किया और वो पहुंच गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने एक शूज़ कंपनी में, एक जूता कंपनी में मजदूरी की, नौकरी की अपने 3 साथियों के साथ। क्योंकि जूता सिलना और बनाना आता था तो उन्हें वहाँ आराम से ये मिल गया काम, लेकिन बड़े छोटे पैमाने पे, छोटे दर्जे पे। और उस कंपनी में ये जूता बनाने लगे अपने 3 साथियों को मिलकर। लेकिन उनका वहाँ पे मेन फोकस ये था कि इस कंपनी के साथ जुड़कर इस कंपनी ये कैसे चलती है, मुनाफा कैसे कमाती है, मार्केटिंग कैसे होती है, बिज़नेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी उन्होंने खामोशी से शुरू कर दी। कुछ वक्त गुजारा उस कंपनी में और ये सारी बारीकियाँ सीख ली। सारी बारीकियाँ सीखने के बाद थॉमस बाटा के मन में एक बार फिर कॉन्फिडेंस आया कि वो अपना इस बाटा कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं। वो इंग्लैंड से फिर वापस चेकोस्लोवाकिया पहुंचते हैं। चेकोस्लोवाकिया आने के बाद एक बार फिर से वो अपने जूते के काम को शुरू करते हैं। कुछ पैसे जमा कर लिए थे वहाँ नौकरी करके, और इस बार चूँकि इंग्लैंड से काफ़ी ट्रेनिंग भी ले ली थी एक तरह से काम करते हुए। वापसी में जब उन्होंने अपना धंधा शुरू किया, कारोबार चल पड़ा। धीरे धीरे जूते की मांग बढ़ने लगी, ऑर्डर ज़्यादा आने लगे, लोग भी उन्होंने ज़्यादा रखने शुरू किए। देखते ही देखते करीब अब जहाँ पे 4-5 लोग काम करते थे, करीब 600 लोगों को उन्होंने नौकरी दी और 600 लोगों को नौकरी पे रखा और उन 600 लोगों को एक तरह से रोज़गार दिया। बिक्री बढ़ने लगी, ऑर्डर आने लगे और तब उनके पास पहली बार दिमाग में आया कि जब इतने ऑर्डर आ रहे हैं तो क्यों ना अपना स्टोर रूम खोला जाए। तब उन्होंने पहली बार बाटा के एक्सक्लूसिव स्टोर रूम खोलने का, स्टोर्स खोलने का फैसला किया। चूँकि बाटा के जूते बड़े आरामदायक थे, सस्ते थे, बाकी उस वक्त के जूते की जो कंपनियां थी उसके मुकाबले मजबूत थे, टिकाऊ थे, तो इस वजह से लोगों की ये पसंद बनते चले गए और धीरे धीरे उनका बिजनेस फैलने लगा। अब बाटा के अपने स्पेशल स्टोर्स खुलने लगे, एक्सक्लूसिव। ये सब कुछ चल रहा था 1912 में, 1912 में, बल्कि 1912 में पहली बार थॉमस बाटा ने जूता बनाने के लिए, अब तक सिलाई मशीन और इसका इस्तेमाल करते हैं, वो बाकायदा प्रोफेशनल मशीनों का इस्तेमाल करने लगे क्योंकि बिज़नेस चलने लगा था। और अब मशीनों से जूते और चप्पल बनने लगे। उससे थोड़ी और बेहतरी आई जूते में और उसमें बिज़नेस और चला। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लग रहा था कि अब ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, इत्तेफाक से उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और उस वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। मंदी का असर बाटा कंपनी पर भी पड़ा, बिक्री कम होने लगी, डिमांड कम होने लगी। अब ऐसे में फिर ये था कि पुराने दिन न लौट आए। थॉमस बाटा ने सोचा क्या करें। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक मंदी के दौरान में एक ही रास्ता बचता है कि जूते के रेट को और कम कर दो और इसे सस्ती कीमत पे बेचो, क्योंकि ज़रूरत तो है हर पैरों को जूते की, लेकिन लोगों के पास पैसे भी नहीं है। जंग छिड़ी हुई पूरी दुनिया में, नौकरी लोगों की जा रही है। तो उनका आइडिया था कि पूरी अपनी तरीके से जो पैसे हैं उसकी कीमत आधा कर दो। बाटा ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने जूते चप्पलों की कीमत आधी कर दी। इसका फ़ायदा हुआ
लोगों ने धड़ाधड़ खरीदने शुरू किए और जब बाकी सारी कंपनियां डूब रही थी, बाटा ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बेहतर कमाई की और उनकी मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। करीब कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाटा की कंपनी और जूतों की जो मांगे थी वो 15 से 20% बढ़ गई थी। और अब इन्होंने इतना ज़्यादा डिमांड होने लगा कि पहली बार थॉमस बाटा ने कहा कि चेकोस्लोवाकिया से बाहर निकलकर दूसरे देशों का भी रुख करते हैं और वहाँ भी चलते हैं। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका का रुख किया। अफ्रीका में बेहद गरीबी थी और अफ्रीका के लोग भी बहुत, इतनी गरीबी थी कि जूते और चप्पल पहनते तक नहीं थे, कौन सा ये तो छोड़ दीजिए। तो उन्हें लगा कि जिस रेट पे वो बेच रहे हैं, जितनी सस्ती टिकाऊ, वहाँ पे मार्केट पकड़ सकती है, और यही हुआ। अफ्रीका में बाटा ने अपने राइवल कंपनियों के मुकाबले इतनी कम कीमत पे जूते चप्पल बेचे कि थोड़े ही दिनों के अंदर अंदर अफ्रीका में बाटा का एक तरह से साम्राज्य कायम हो गया। अफ्रीका में कामयाबी के बाद उन्होंने धीरे धीरे दूसरे देशों का रुख किया और फिर कई देशों में लगभग 120 से ज़्यादा इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल दी, डिमांड को देखते हुए। अब जब ये चला तो उसके बाद उन्होंने शूज़ एंड चप्पल के अलावा चमड़े के दूसरे सामान, टायर, केमिकल, रबड़, इन चीज़ों को भी बनाने लगे और बेचने लगे। इससे कंपनियां और आगे बढ़ने लगी। अब ये कंपनी एक तरह से ग्रुप हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ ठीक चल रहा था 1930 तक, बढ़िया एकदम। बाटा का जो नाम है अब दुनिया में लगभग धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तभी 1932 में थॉमस बाटा, चूँकि वो बेहद अमीर भी हो चुके थे, तो एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन एयरपोर्ट के पास ही एक घर की चिमनी से जाकर टकरा गया और प्लेन क्रैश कर गया और इसमें थॉमस बाटा की डेथ हो गई। थॉमस बाटा की डेथ के बाद उनके बेटे ने इस कारोबार को अब आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया और यहीं से हिंदुस्तान की एंट्री होती है बाटा की इस कहानी में। चमड़ा और केमिकल, इन सब चीज़ों का आपको बताया जैसा कि अब उन्होंने बाटा ने शुरू कर दिया था जूते चप्पल के साथ। तो थॉमस बाटा के बेटे को चमड़े और इसके लिए पता चला कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे क्वालिटी की ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान आने का फ़ैसला किया। वो हिंदुस्तान आते हैं और 1931-32 की ये बात है। जब थॉमस बाटा के बेटे इंडिया पहुँचे तो वो वेस्ट बंगाल पहुँचे, कोलकाता। वहाँ जाने के बाद और इधर उधर चमड़े की खोज में वो हैरान रह गए कि जैसे अफ्रीका में देखा था दूर दराज गरीब लोगों के पैरों में चप्पल नहीं, जूते नहीं, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानियों के पैरों में भी चप्पल नहीं। वो सब नंगे पैर खेतों में जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ तो पहले बहुत स्पोर्ट्स तक में कई ऐसे आए कि जूते नहीं थे तो हमारे एथलीट नंगे पैर ही दौड़ जाया करते थे बड़े बड़े इवेंट कंपटीशन में। तो थॉमस बाटा ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि इंडिया एक अच्छा मार्केट हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास जूते चप्पल है नहीं। फिर उन्होंने पता किया तो पता चला कि जितनी कीमत के यहाँ पे मिल रहे हैं, और उस वक्त जापानी मार्केट का दबदबा था इंडिया में। ये सारे जूते और चप्पल पर एक तरह से जापानी कंपनियों का ही बोलबाला था, और उसके रेट और कीमत देखी उन्हें लगा कि नहीं, अगर इसको सस्ते कीमत पे जैसे अफ्रीका में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इंडिया में भी बाटा एक नाम हो सकता है। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो बाटा को इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे। कोलकाता के पास एक जगह है कोन्नार। कोन्नार में थॉमस बाटा के बेटे ने पहली बार एक छोटी सी फैक्ट्री डाली और वहाँ पे बाटा के शूज़ और चप्पल का एक तरह से प्रोडक्शन शुरू किया उन्होंने। ये गांव था और यहीं इसी गांव में कोन्नार के पास बाटा ने अपनी शुरुआत की 1931 में। पहली शू कंपनी इंडिया में इस तरह से इस्टेब्लिश हुई और इसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। बाटा ने अपने दाम बहुत कम रखे, ख़ासतौर पर गांव गरीबों को ध्यान में रखते हुए, और टिकाऊ मजबूत इतना कि आप ऊबड़ खाबड़ कहीं भी आप चलें तो फटेगा नहीं, घिसेगा नहीं। तो दाम जो है वो कम और मजबूती की वजह से धीरे धीरे लोगों में बाटा के चप्पल और जूते की तरफ एक तरह से ललक बढ़ गई और वो ख़रीदने लगे। 2 साल के अंदर अंदर बाटा को अपना प्रोडक्शन उत्पादन यहाँ पर डबल करना पड़ा, क्योंकि डिमांड इतनी आ गई थी। इसके बाद धीरे धीरे वो कोनार की जिस जगह पे ये पहली कंपनी शुरू हुई थी, बाटा इतना मशहूर हो गया कि उस पूरे इलाके का नाम ही बाटा नगर पड़ गया।
और पहला ये देश का इलाका था जहाँ बाटा कंपनी की पहली शुरुआत हुई थी। उसको नार के गांव के इस पूरे इलाके को अब बाटा नगर का नाम दे दिया गया और बाटा नगर के नाम से पुकारा जाने लगा। थॉमस बाटा के बेटे ने इंडिया के मार्केट के देखते हुए अपनी पूरी ताकत फिर इंडिया में लगाई। 1939 तक इंडिया में बाटा के, जो अभी शुरू में उन्होंने करीब 2-4 दर्जन लोग थे, करीब 4000 के आसपास एम्प्लॉय रख लिए और जो काम करते, जूते बनाते, चप्पल बनाते। और इसके बाद धीरे धीरे फिर टाटा ने टेनिस जूते बनाने शुरू कर दिया, जो डिज़ाइन थी। पहली कंपनी थी बाटा की जो सफ़ेद कैनवास जो जूता, याद होगा आपको, कि ऊपर कुछ और कलर, नीचे वाइट जो उसका तलवा और शोल होता था। तो टेनिस शूज़ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ जिसके कैनवास वाइट थे, सफ़ेद थे। वो लोगों को डिज़ाइन बहुत पसंद आया। और सफ़ेद जूते भी आपको याद होगा एनसीसी और इसमें बचपन में बहुत पहना होगा। तो ख़ास तौर पर ये जो टेनिस जूते थे, टेनिस शूज़, ये स्कूल के लिए बड़े मुफीद थे, स्कूल के लिए बड़ा इसको सही माना गया और ये हिट हो गया। फिर धीरे धीरे बाकी जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने भी बाटा को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं दिया, देने की कोशिश की, क्योंकि बाटा जिस तरीके से फैल रहा था, तेज़ी से फैल रहा था, तो जो उस वक्त जूते बनाने वाली और कंपनी थी, खादी और ख़ास तौर पर एक पैरागॉन, इनसे अब टक्कर मिलने लगी। लेकिन उस वक्त बाटा ने अपने रेट ऐसे रखे थे कि इन कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और नंबर 2, बाटा ने अपने आप को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया था, ख़ासतौर पर उस वक्त विज्ञापन और ऐड के ज़रिए, कि उसने इस जूते को कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया इंडियन को कि ये चेकोस्लोवाकिया का है, ये विदेशी कंपनी है, ये भारतीय है, एकदम दिल है हिंदुस्तानी टाइप। और उस वक्त कुछ ऐसे ऐड आए बाटा के इन कंपनियों को भी कंपटीशन देने के लिए और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, जो बड़े लोगों के लिए एक मिसाल बनी कि ये सच में अपने ही देश का जूता है। जैसे उस ज़माने में बड़ा टेटनस का इंजेक्शन, और टेटनस बहुत आम चीज़ थी, कोई चीज़ से कट जाए, पैर में चोट लग जाए, अब आप टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। अभी मैंने भी लगाया था 2-3 महीने पहले, तो उससे फिर आप बच जाते हैं। लेकिन जूते चप्पल आप पहनेंगे नहीं तो कभी भी पैर में कील चुभ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त टेटनस को लेके इंडिया में एक पूरा मुहिम चल रहा था, जैसे अभी हाल में पोलियो और फिर कोरोना और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो जब बाटा ने एंट्री मारी थी देश में, तब टेटनस को भी लेके एक कैंपेन टाइप का चल रहा था। उसी कैंपेन में बाटा ने अपना भी ऐड डाल दिया और बाटा का वो ऐड उस वक्त बड़ा फेमस हुआ और उसने लोगों को, बाटा को अपने दिल के करीब लाने में बड़ी मदद की। वो ऐड ये निकाला था उन्होंने कि टेटनस से सावधान रहें, एक छोटी सी चोट भी ख़तरनाक हो सकती है, इसीलिए जूता पहने बाटा। तो ये ऐड था, कहाँ टेटनस से बचने के लिए सावधान रहें, छोटी सी चोट भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जूता पहने बाटा। तो टेटनस इंडियन कैंपेन और उसके साथ जूते का ये, तो ये भी काफ़ी कारगर रहा। फिर जिस तरीके से टेनिस शूज़ और बाकी निकाला था, अब बच्चे पहले स्कूल जूता और चप्पल पहन के जाया नहीं करते थे, ख़ासतौर पे गांव में बहुत सारे, आज भी ये हालत है। तो उस वक्त बाटा ने भी एक उनका टैगलाइन आया था कि फर्स्ट टू बाटा देन टू स्कूल। तो ये कैंपेन भी उनका काफ़ी चला और इससे कंपनी की काफ़ी मकबूलियत भी बढ़ी, कंपनी काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। बाटा ने इंडिया में अलग अलग जगहों को देखते हुए अपने रेट उसी हिसाब से रखे और आज करीब 90 साल के आसपास, 90 से कुछ ज़्यादा ही हो गए, इंडिया में दस्तक दिए हुए बाटा को। बाटा के आज भी हिंदुस्तान में जूते चप्पल सब बिकते हैं, बाटा के आज भी मुलाजिम हैं। बल्कि भारत में इस वक्त बाटा के कहते हैं कि करीब 1500 रिटेल स्टोर है ऑल ओवर इंडिया और इनमें अराउंड 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और इसका ये भी है कि करीब 2020 के जो डेटा थे उसमें ये था कि अराउंड 6 करोड़ जूते बेचे थे बाटा ने। और इस वक्त अभी बाटा की इंडिया के अलावा 90 कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड वाइड इनके आउटलेट्स हैं, इनके शोरूम हैं, एक्सक्लूसिव इनके अपने, और पूरे देश में करीब 50,000 के आसपास बाटा के मुलाजिम काम करते हैं। तो 2 कमरे से जो शुरू हुआ था चेकोस्लोवाकिया के उस ज़िलिन शहर से एक सफ़र, वो आज 90 देशों में फैल चुका है। 90 देशों में बाटा का नाम है और हमारे यहाँ तो ज़ुबान पे नाम है।
जैसा मैंने शुरू में कहा कि मुझे खुद मालूम नहीं था कि बाटा कोई विदेशी कंपनी है। मैं मान के चल रहा था कि बाटा स्वदेशी है, अपनी कंपनी है। लेकिन जिस तरीके से बाटा ने भारत को और भारतवासियों ने बाटा को अपनाया, ये उसकी मिसाल है। तो मुझे उम्मीद है बाटा के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आज कहानी में इतना ही। कल आपको जैसा बताया था, वारदात को तो जन्मदिन था, एक मुझसे बड़ी भारी गलती भी हुई कल हमारे कैमरामैन विनोद शिकारपुरी का भी जन्मदिन था। उन्होंने शर्मा के मुझे बताया नहीं और मुझे भी याद नहीं, उसकी 2 वजह थी। एक, इन्होंने अपने ऑफिस का डेट ऑफ बर्थ अलग बता रखा है, घर वालों का अलग बता रखा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न था। वरना ऑफिस की तरफ से तो मेल आ जाता है बर्थडे विशेष का, वो आया नहीं। तो पता चला कि रियल बर्थडे इनका कल था। तो पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से शिकारपुरी साहब को हैप्पी बर्थडे। पीछे से वो हाथ जोड़ रहे हैं। आप अच्छे रहें, ऐसी गलतियां करते रहें, मुझसे लड़ते रहें। फ्रेम बनाने में वैसे आपको बताऊं, हमारे हमेशा झगड़ा होता है। कहानी सुनाने के लिए भी बैठा देता है, उसके बाद भी 3-4 मिनट तक पहले दाएं बाएं ऊपर नीचे कपड़े ठीक करो, माइक इधर करो, तो ये चलता रहता है, जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। तो आज कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।